बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम वक्त स्पेशल। मैं हूं उसामा तैयब। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कराची की सूरत हाल के हवाले से। और कराची की सूरत हाल जब ख़राब होती है तो पूरे मुल्क पर उसके असरात मुरतब होते हैं। जिस तरह से कराची में जो हादसा हुआ, जिस तरह से इस्माइली बरादरी के 45 लोगों को जाँ बहक कर दिया गया, दहशत गर्दी का एक बड़ा वाक़या APS के बाद उसको सबसे बड़ा वाक़या गर्दाना जा रहा है। इस पर अगर हम बात करें तो उसमें सोग मनाया पूरे मुल्क में। इस पर हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। कोर कमांडर कराची, उन्होंने आज NDU में जब एक तकरीब से खिताब कर रहे थे तो उनका ये कहना था कि कराची में ड्रग माफिया भी मौजूद है, कराची में भत्ताखोर भी मौजूद हैं, टैंकर माफिया भी मौजूद है, मनशियात फरोश भी मौजूद हैं। और ये भी कहना था कि यहाँ पर मनशियात फरोश से लेकर अलकायदा तक यहाँ पर अपने पंजे गाड़े हुए हैं और अब कराची की सूरत हाल को बेहतर करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे मुल्तान के ज़िमनी इंतखाब के हवाले से, जो गुज़िश्ता रोज़ एक जलसा किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, उस पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। मैं हमारे जो मौजूद मेहमान हैं उनका तारुफ करवा दूँ। जनाब रऊफ ताहिर साहब, सीनियर सहाफ़ी एनालिस्ट मौजूद हैं हमारे साथ। रऊफ ताहिर साहब, बहुत शुक्रिया तशरीफ लाया आज के प्रोग्राम में आप। वहीद गुल साहब मौजूद है हमारे साथ, MP हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। गुल साहब, थैंक यू सो मच, आपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया। रऊफ ताहिर साहब, कराची की सूरत हाल की जब हम बात करते हैं, आपकी राय जाहिर है कि बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट होगी और बायस्ड नहीं होगी। पॉलिटिकल पार्टीज से जब हम बात करते हैं तो वो एक दूसरे पे ब्लेम गेम कर रहे होते हैं। और इवन जब हम एजेंसीज की बात करते हैं तो एजेंसीज कहती हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज वो हमें डायरेक्शन नहीं देती, और पॉलिटिकल पार्टीज कहती हैं कि कमी कोताही रह गई है हमारी एजेंसीज की जानिब से। आप क्या राय रखते हैं कि कौन कसूरवार है, जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? देखो उसामा, अर्ज़ ये है कि मैं तो ये समझता हूँ कि जी ये वक्त जो है ना, ये ब्लेम गेम का नहीं है, ना ये मीडिया रेटिंग के चक्कर में पड़ने का वक्त है, और ना ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग का वक्त है। हमें कराची के मसले को पूरी ईमानदारी के साथ और गैर जानबदारी के साथ कौमी नुक्ता नज़र से इस पर गौर करना चाहिए। आपको याद है कुछ अर्सा पहले जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर जब वो चीफ जस्टिस थे तो वो कराची तशरीफ ले गए थे। कई दिन उन्होंने इन मामलात का जायज़ा लिया, बाकायदा वहाँ जाके बैठे और वो इस नतीजे पे पहुँचे, और उस पर अक्सर कोई इत्तेफाक था कि कराची की अक्सर जमातें जो हैं, यानी PMLN कोई ऐसा कि एक आध पार्टी को छोड़ के, उसको PTI तो अभी इतने अरूज पे नहीं थी, बाकी जमातें जो हैं वो उनके वहाँ पे बाकायदा सेल मौजूद हैं, यानी अस्करी विंग मौजूद है। ठीक है, इससे तो किसी को इनकार नहीं होगा कि 85-86 में कराची में जो सियासत इमर्ज हुई एक नस्ली और लिसानी इकाई के नाम पे, और उसने मुल्क को और कराची को एक नई तरह की, खुसूसन कराची और हैदराबाद को एक नई तरह की तर्ज सियासत दी। आज उससे पहले कभी हमने बोरीबांध लाशें नहीं सुनी थी, टॉर्चर सेल नहीं सुने थे, और टारगेट किलिंग नहीं सुनी थी, भत्ता माफिया नहीं सुना था। लेकिन फिर ये मर्ज जो है आम होता चला गया, और देखा देखी से खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। कुछ कराची की और जमातें भी बदकिस्मती से इस काम का शिकार हो गई, खुसूसन भत्ते के लिहाज से अक्सर जमातों ने भत्ते को अपना कारोबार बना लिया। बिल्कुल। फिर दूसरी बात यह है कि जिस तरह NDU नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में आज अपने खिताब में कोर कमांडर कराची ने मसले की बिल्कुल सही निशानदेही की है कि वहां कोई एक माफिया नहीं है, बेशुमार किस्म के माफियाज हैं जी। उसमें एक यही पोलिटिकल माफियाज हैं, उसके बाद फिर टैंकर माफिया अपनी जगह है, कब्जा ग्रुप अपनी जगह है, और उसके अलावा ये जो वजीरिस्तान से फलने फूलने वाली दहशत गर्दी है वो माफियाज अपनी जगह पे है। और इन तमाम माफियाज के साथ बड़ी हिकमत के साथ निपटने की जरूरत है। इसके लिए सियासी जमातों को भी चाहिए कि वो ब्लेम गेम में ना पड़े, हमें अपनी कमजोरियों का जरूर जायजा लेना चाहिए। मीडिया को भी इस जंग में जिस फरीक की और जिस स्टेट, हमें अभी इस वक्त जो है वो ब्लेम गेम की तरफ जाने की बजाय अपने अपने गिरेबान में झांकना होगा, अपने गिरेबान में झांकना होगा, मर्ज की दुरुस्त निशानदेही करना होगी, और पूरी ईमानदारी के साथ इस मर्ज के कला कमा के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। जी बिल्कुल ठीक है। गुल साहब, बताइएगा कराची की सूरत हाल के हवाले से, सूबाई हुकूमत, आप उसको मुर्दे इल्ज़ाम ठहराते हैं, सूबाई हुकूमत की तरफ से कोई कमी कोताही रहेगी? ये मैं खासकर ये जो वाक़या हुआ गुज़िश्ता दहशतगर्दी का, सिर्फ उसकी बात नहीं कर रहा, दहशतगर्दी तो पूरे मुल्क के अंदर है। जो टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी और जो दीगर मसाइल हैं कराची के, उनके पस मंज़र में भी बात की जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि पूरी कौम को इल्म है कि कराची एक अरसे से जो है वो दहशत गर्दी का शिकार है, चाहे वो मजहबी दहशत गर्दी हो, चाहे वो भत्ताखोरी हो, या जिस एलिमेंट की तरफ आज जो है कोर कमांडर साहब ने जो है वो निशानदेही की है। लेकिन एक चीज़ है कि जब हमारी गवर्नमेंट आई
तो ख़ास तौर पर कराची के ऊपर जो है फोकस किया गया और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने 12 दफ़ा वो कराची तशरीफ़ ले गए और वहाँ पर जो है जो चूँकि 18वीं आइनी तरमीम के तहत जो है यकीनन लॉ एंड ऑर्डर की जो ज़िम्मेदारी है वो सूबाई हुकूमतों की है, लेकिन वफाक भी जो है वो इससे गाफिल जो है वो नहीं रह सकता। यही वजह है कि अब जो है वो एक जो है वो सिरे के साथ दूसरे सिरे को जोड़ दिया गया है और इस वक्त जो है वो ना सिर्फ जो है एजेंसीज और पुलिस और बल्कि पाकिस्तान आर्मी भी इन तमाम इशू के साथ जो है वो रिलेटेड है। और आपने देखा कि जहां पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कराची के दौरे किए वहां पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी जो है वो। गुल साहब, आप कह रहे हैं कि सूबाई हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब से आपने सूबों को इख्तियारात दिए हैं अमन अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाना। आप समझते हैं कि सिंध के अंदर सूबाई हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है? देखिए, इस चीज़ का तयन करना जो है वो लामहला वहाँ की आवाम इस पे ज़्यादा बेहतर जो है वो जज के तौर के ऊपर जो है वो अपना रोल हम भी तो अदा कर सकते हैं और हम भी देख रहे हैं। लेकिन इसमें यह है कि एक चीज़ है कि इस बात की मैं ज़रूर कहूँगा कि आपने देखा कि कोई खिला जो है वो इस वक्त इस बात के ऊपर नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और वफाकी हुकूमत और जो है वो वफाकी इदारे जो हैं वो वन पेज के ऊपर जो है वो इस वक्त काम कर रहे हैं। जहां तक जो है वो दहशतगर्दी का ताल्लुक है तो लामाला जब आप जो है वो ज़रबे हम प्रोग्राम में बात कर रहे थे उसमें जनरल राहत लतीफ़ साहब भी आए हुए थे, ब्रिगेडियर हामिद सईद साहब भी उसमें मौजूद थे प्रोग्राम में, सलमान गनी साहब भी थे। उसमें हम तो ये आइडेंटिफाई करने पे जो है वो एक उस पर आए थे कि ये सिर्फ कहने की हद तक है कि हम एक पेज पे हैं, हम एक पेज पे नहीं हैं। उसमें एजेंसीज जो हैं वो कहती हैं कि हुकूमत डायरेक्शन नहीं देती और हुकूमत जो है वो ये कहती है कि हुकूमतों के अपने मसाइल हैं, सूबाई हुकूमतों के, विफाकी हुकूमत के साथ, मुख्तलिफ पार्टीज़ की आपस में। तो एक पेज तो ये अब एक सतही सी बात हो गई है कि हम एक पेज पे हैं। नहीं, मैं इसको किसी एक वाक़े के साथ इसको इस तरह से जोड़ना जो है वो सही नहीं है। यकीनन जो फैसले हैं कौमी सतह के उसके ऊपर मैं अगर ये कहूँ कि तमाम सूबे एक पेज के ऊपर है तो ये बजा ना होगा। जी ठीक है। इजाज़ चोइस साहब मौजूद हैं हमारे साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, पंजाब के सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। इजाज़ चोइस साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त में से वक्त दिया। कराची की सूरत हाल पे हम बात कर रहे हैं और आइडेंटिफाई ये करना चाह रहे हैं कि जिम्मेदारी किस पर आयद होती है कराची में अमन व अमान कायम करने की और किसको अपनी कोताहियां कमियां दूर करनी होगी, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बहुत शुक्रिया। ये एक ऐसा मौजू हो गया है कराची का कि इसके ऊपर जितनी भी बातें किसी के पास थी वो कह चुका होगा और हम रोजाना इसके ऊपर नए सिरे से वही बातें, वही फिक्रे, वही तज्जिए हम करते रहते हैं। बुनियादी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर कभी सियासी इस्तेहकाम नहीं रहा है, एक बात। दूसरी बात यह कि जो सियासी जमात वहां से मुंतखब करार पाई है, चाहे मरकज में हो, चाहे सूबे में हो, चाहे कराची की ज़िलाई हुकूमत हो, वो डिलीवर नहीं कर सके। लोगों के मसाइल दिन ब दिन बढ़ते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की जो ओवरऑल खारजा पॉलिसी है या बैरूनी दुनिया से ताल्लुकात हैं, उस पहलू से भी हम अगर नाकाम नहीं है कुल्ली तौर पे तो कामयाब भी नहीं है। इसलिए कराची के मसाइल किसी एक सबब नहीं, उसके असबाब शुमार हैं। कराची इटसेल्फ एक मेट्रोपोलिस है, 2 करोड़ से सिवा उसकी आबादी है, उसके गूनागूं अपने मसाइल हैं। वहां पर अभी तक यही नहीं पता कि मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ ममालिक कितने लोग वहां पर कब से रहायश पजीर हैं। चुनांचे इतना कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, किसी एक बीपर में या एक नशिस्त में उसका अहाता नहीं किया जा सकता। लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग अगर गवर्नेंस कर ली जाए, अगर वहां पर जो लोग यानी जगह फराहम करते हैं बैरूनी अनासर को या दहशतगर्दों की मैं तमाम अक़साम के बारे में बात कर रहा हूँ, जी किस्म के बारे में नहीं बात कर रहा। तो गवर्नेंस की बेहतरी, जो जाहिर है सिविल अदारे
मिलिट्री के अदारे, जो हमारी एजेंसियां हैं, वो ये अपनी गवर्नेंस बेहतर कर लें, और बाकी अवाम के जिम्मे आता है कि अपने हमसाये में देख लें कि कौन रहा इस वजीर है और कब आया और कहां से आया। जी तो सब ये बताइएगा, परवेज रशीद साहब ने जो कल बयान दिया है कि कराची में इमरान खान साहब को जाना चाहिए था, ना कि नाच गाने का प्रोग्राम मुल्तान में करना चाहिए था, क्या कहेंगे? परवेज रशीद साहब जी बिल्कुल एक जाहिल आदमी है। मैंने यकीन मैं ये लफ्ज मिनिमम इस्तेमाल कर, मैंने उनकी शख्सियत का बेशुमार तजिया करने की कोशिश की है। जो बंदा खौफे खुदा से आरी हो वो कुछ भी कह सकता है, इसलिए उनके बारे में तबसरा कम मैं तो इससे ज्यादा नहीं करना चाहता। वो डिटर्मिन है, यानी एक ऐसी बात कहने का जिसका कोई वजूद ही नहीं है। ये लफ्ज नाच गाना मुझसे पूछ सकते हैं, इसलिए मैं चाहता कि उस बात के ऊपर। ये बताइएगा, हम नाच गाने का आपसे सवाल नहीं करते, ये पूछना चाह रहे हैं कि कराची क्या इमरान खान साहब को जाना चाहिए था? जी कराची के लिए तैयार होके वो गए थे, फिर उसके बाद एक देखे ना, एक होता है फौरी चले जाए, नहीं अभी अब भी उनके अगले सारे प्रोग्राम तय हैं अगले हफ्ते के। ठीक है, आपको पता ही है कि सियासी प्रोग्राम जानते हैं, फिर वो एक तो सब आर्मी चीफ साहब ने अपना सिंगापुर का 3 रोजा सरकारी दौरा मुलतवी कर दिया था। फुर्सत मिलती है वो जाएंगे इंशाल्लाह। तो सब आर्मी चीफ ने अपना 3 रोजा गैर मुल्की दौरा वो मनसूख कर दिया था, इतना अहम इशू था। मेरा ख्याल अगर मैं वजीर आजम होता ना तो मैं आर्मी चीफ को कहता कि ये काम है, आर्मी चीफ का काम ही नहीं है कि वो जख्मियों की इयादत करता फिरे और वो जाके ये करे, ये उसका काम नहीं है। करने के सब साथ रहिएगा, मैं रिस्पॉन्स लेता हूँ। जी रऊफ ताहिर साहब क्या कहेंगे इस पे आप? नहीं, ये असूलन तो बात मेरे भाई एजाज चौधरी की ठीक है, लेकिन आर्मी चीफ से एम्पायर की उंगली की तवक्को वाबस्ता कर लेना कि मेरा ख्याल है हफ्ते की रात को एम्पायर उंगली खड़ी कर देगा, फिर आर्मी चीफ से मिलने के लिए जब पैगाम मिलता है तो माशाल्लाह रात के आखिरी पहर चमकते दमकते चेहरे के साथ और मुस्कुराहटे लिए हुए आर्मी चीफ से मिलने के मैं ब्रेक पे जाना, मैं रिस्पांस लेना तो इसका क्या रिस्पांस देंगे आप? ब्रेक पे चाहिए था, बल्कि इतनी ब्रेक पे जाना है, रिस्पांस कीजिएगा प्लीज। असल में मुझे बात समझ नहीं आई, मैंने बताया मैं सफर में हूँ, यानी पूरी तरह लाइन नहीं थी क्या? जी चौधरी साहब मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ, ब्रेक से वापस आके दोबारा आपसे राब्ता करते हैं और आपसे इसका जवाब लेंगे। बिल्कुल हम पूछेंगे, जिस तरफ बात की है रऊफ ताहिर साहब ने और गुल साहब ने भी, मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो इस पर बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। इजाज चौधरी साहब टेलीफोन लाइन पर मौजूद है हमारे साथ, राब्ता शायद मुनक़ता हुआ है, कोशिश करते हैं दोबारा उनसे राब्ता करें, उनसे हम इसका जवाब लें। ओवर टू यू जी। आपने सुना गुल साहब की बात भी और आपने जो है वो इजाज चौधरी साहब ने भी बात की है, आपने उनका तो जवाब दे दिया, मजीद क्या कहेंगे इस पर? नहीं, मैं मजीद ये कहूँगा कि इजाज चौधरी साहब की ये बात दुरुस्त है कि मुल्क को सियासी से काम की ज़रूरत है, और उम्मीद यही थी और अभी यही उम्मीद है कि 5 साल के सिविलियन रूल के बाद, यानी 2008 के इलेक्शन के नतीजे में जो हुकूमत वजूद में आई विफाक में और सूबों में जो हुकूमतें वजूद में आई, उन्होंने अपने 5 साल पूरे किए, इलेक्शन हुए और उसके बाद पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार हुआ और एक नई रिवायत एक अरसे के बाद कायम हुई। लेकिन सवाल यह है कि मुल्क को दोबारा सियासी अदम इस्तेकाम की तरफ ले जाने के कौन लोग जिम्मेदार थे जिन्होंने कोशिश की इस बात की, ठीक है जी। और अब आप इसका जवाब एजाज चौधरी साहब दे सकते हैं, बिल्कुल उनसे तारीख जो थी और उसके बाद जनाब अली वजीर आजम से इस्तीफे का मुतालबा और 126 दिन तक धरना तहरीक को चलाना और फिर ये कहना कि फलां दिन फलां शहर को बंद कर दूंगा, फलां दिन फलां शहर को बंद कर दूंगा, और पूरे अभी कल कहा है उन्होंने कि 2015 इलेक्शन का साल होगा और 2014 के बारे में भी यही कहा था कि 2014 भी इलेक्शन का साल होगा। इनके वो जो है लाल हवेली वाले, उसने तो ये कहा था कि कुर्बानी से पहले कुर्बानी यानी बड़ी ईद से पहले, ईद कुर्बान से पहले नवाज शरीफ हुकूमत की। वैसे कल उन्होंने ये भी कहा है कि इमरान खान आखिरी उम्मीद है कौम के लिए। आखिरी उम्मीद है, असल में आखिरी उम्मीद परवेज मुशर्रफ भी उनके रहे हैं, इससे पहले नवाज शरीफ उनकी आखिरी उम्मीद हुआ करते थे
और कल परसों ये फरमा रहे थे कि उन्होंने अपनी ये जो जिंदगी है माशाल्लाह मुख्तसर से खेलने कूदने के अभी तक उनके दिन है, उन्होंने जनरल राहील शरीफ जैसा बहादुर, जुर्रतमंद, ईमानदार, दयानतदार, मुहिब्बे वतन और प्रोफेशनल जनरल नहीं देखा। तो मेरे एक दोस्त ने मुझे फोन किया, उन्होंने कहा यही बात ये जो है ये जनरल कियानी के बारे में कहते थे मौसूफ, और यही बात जनरल मुशर्रफ के बारे में कहते रहे हैं। तो आप उसका क्या करें जी? जी गुल साहब, क्या रिस्पांस देंगे? आपने जो सबकी बात सुनी, उन्होंने परवेज रशीद साहब के बारे में जिस तरह से बात की और उन्होंने कहा कि वो नाच गाना कहते हैं, इसको क्या कहेंगे इस पे? जी बिल्कुल, इस पे तो कोई दो राय जो है वो हरगिज नहीं है कि जिस तरह से धरने देकर इन्होंने कौम के वक्त को ना सिर्फ बर्बाद किया, बल्कि हमारे दोस्त मुल्क चाइना का प्रेसिडेंट जो है वो उस वक्त आना चाह रहा था और वो ना आ पाए, श्रीलंकन प्रेसिडेंट जो है वो नहीं आ पाए। ये तो खुदा कर कर के जो है वो चाइनीज़ प्रेसिडेंट आए और आपने देखा कि यहाँ पर 45-46 अरब डॉलर के जो मुआहदे मुल्की मफाद में हुए हैं, और जो हमारे यहाँ पर सूरत हाल है कि इस वक्त हमें इन्वेस्टमेंट की अशद ज़रूरत है, और बिजली के जो मनसूबे 10,500 मेगावाट के बिजली के मनसूबे जो हैं वो इन मुआहदों के अंदर शामिल हैं। और आज आप देखें कि मुल्क अल्लाह की मेहरबानी से ट्रैक के ऊपर चढ़ रहा है। ग्रीन ट्रेन का इफ्तिताह प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने किया, इसी तरह से जो है मुल्तान के अंदर मेट्रो बस हम चलाने वाले हैं, और इसी तरह से इस्लामाबाद के अंदर इफ्तिताह होने वाला है। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो इस बात की निशानदेही करी कि, और दूसरी बात ये जो कॉरिडोर चाइना के साथ हम करने के लिए जा रहे हैं, तो ये दुश्मनाने पाकिस्तान को खटक रहा है। और ये जो वाकयात जो जिस तरह से कराची का बड़ा अलमनाक वाकया हुआ है, वो तो इसी कोई तो ये चीज ये खत्म करने चाह रहे हैं। हम इनके ऊपर इल्जाम नहीं देते, मगर ये इस वक्त जबकि दुश्मनाने पाकिस्तान हमारे पीछे लगे हुए हैं, राह की सारी स्टोरी जो है वो सामने आ चुकी है कि किस तरह से वो मुल्क को इंतशार की तरफ पाकिस्तान को लेकर जाने में अपना रोल जो है वो प्ले कर रहा है। तो इस वक्त तो हमें एक यकजहती की जरूरत है। और खान साहब की ये बातें कि जिस तरह से धरने के अंदर उनके मुतालबात थे, अभी वो फिर कह रहे हैं कि 2015 जो है वो इलेक्शन का साल है। तो किस तरह से अब फिर कौन से अंपायर से इन्होंने उम्मीदें ये लगाई हुई हैं, क्योंकि आईनी तौर के ऊपर तो 2015 जो है वो इलेक्शन का साल नहीं है। बिल्कुल ठीक है। मुझे बताइएगा रऊफ ताहिर साहब, अगर तो आते हैं दोबारा से एजाज चौधरी साहब तो उनसे इसका जवाब लेंगे। रॉ की जब हम बात करते हैं और जिस तरह से चीज़ें सामने आई भी हैं और मजीद अभी इजलास में बुलवाया गया है कि सारा जायज़ा लिया जाए कि पाकिस्तान के अंदर से किस किस तरह से आप समझते हैं कि अब की बार जो कार्रवाई होगी उसमें ये बिल्कुल एक सियासी उसका असर और रसूख इस्तेमाल नहीं होगा, किसी पॉलिटिकल पार्टी कोई भी उससे मुबर्रा होकर हम ये ऑपरेशन करेंगे और राह के खासकर जो एजेंट हैं उनको करार वाकई सजा दी जाएगी? देखिए राह की इन्वॉल्वमेंट जो है ये तो आपको याद होगा कि पिछले दौर में जब मुल्तान वाले गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो शर्म शेख में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें मनमोहन सिंह साहब आए थे इंडिया की तरफ से, वो प्राइम मिनिस्टर थे। तो उसमें उन्होंने बाकायदा यानी बलूचिस्तान में इंडियन रॉ की इन्वॉल्वमेंट और उसके बाद हमारे पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान में जहाँ पर खुदा का शुक्र है कि एक साहिब फहम की आदत आ गई अशरफ गनी की सूरत में और मामला बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। उसको वहाँ पे कारज़ई साहब थे, तो वहाँ से जिस तरह मतलब बलूचिस्तान के हालात को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है रॉ के ज़रिए, ये सब सबूत उन्होंने पेश किए थे, उसका जिक्र किया था, जिसपे इंडियन मीडिया बड़ा चीखा चिल्लाया कि जी मनमोहन सिंह साहब जो है वो खामोश रहे और उन्होंने कहा कि ठीक है मैं इसकी तहकीकात करूँगा। और अब तो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में ये बात हो चुकी है, हमारे फॉरेन ऑफिस जो है उसके जिम्मेदार जो है तर्जुमान वो ये बात कह चुके हैं बहुत खुल के, और चीज़ें मौजूद हैं। अभी उसामा आपने कुछ दिन पहले ये मौजूदा वज़ीर आज़म जो इंडिया के इनके नेशनल डिफेंस एडवाइज़र जो है जी, ठीक है जी, मिस्टर अजीत दोवल, उनकी केसट पाकिस्तानी टीवी चैनल चलाई है, आपने भी चलाई है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि अगर एक और तरह का बॉम्बे हो गया, कि नया बॉम्बे हो गया, ये उनका इशारा वो 26 नवंबर 2008 का वो जो ताज का वाकया, आज तक उसकी जान नहीं छोड़ी, आज तक उसकी जान नहीं छोड़ी, कुछ साबित नहीं कर सके पाकिस्तान के इन्वॉल्वमेंट के बारे में कि अगर उस तरह का कोई और वाकया आ गया तो हम बलूचिस्तान को अलहदा कर देंगे। और उसके बाद फिर उन्होंने तालिबान, पाकिस्तानी तालिबान, उनके साथ अपने राब्तों का जिक्र किया है। तो उसमें तो अब कोई शक नहीं है जी
कोई शक नहीं है कि इंडियन रॉ जो है वो पाकिस्तान के मामलात जब में ये सारी involved है। बात सामने आ गई है तो आप ये समझते हैं कि सिर्फ बयानात की हद तक ये मामला रहना चाहिए या हमें इस पर कोई ऐसा एक्टिवली इस पर करना चाहिए, अपना किरदार अदा करना चाहिए ताकि ये खत्म हो मामला, इसको उठाया जाए, इसको आलमी सतह पर लेकर जाया जाए? मेरे ख्याल में इस पे कई सतहों पे काम करने की जरूरत है, जिसमें बहुत अहम मामला तो यह है कि हुकूमत पाकिस्तान जो है वो इसमें अपना किरदार अदा करे और आलमी फोरम्स जो है उन पे इस मामले को लाए। देखिए, पाकिस्तान दहशतगर्दी की जिस जंग का शिकार है, इसका आगाज जब हुआ तो ये हमारी जंग नहीं थी। हमने तो किसी और की जंग लड़ते हुए इस जंग को अपने गले में डाल दिया ना, और आज ये जंग बिलाशुबा हमारी जंग है। तो हमें दुनिया को इस बात निकलना तो है ना उससे किसी भी तरीके से, निकलना है। तो हमें दुनिया को इस बात की तरफ मुतवज्जो करना चाहिए और उन्हें ये सबूत दिखाने चाहिए कि वो इंडिया जो आज भी यूरोप का बहुत नेता बनने की कोशिश करता है, वो किस तरह पाकिस्तान को आदमी से काम का शिकार करना चाहता है, जिसके नशिस्त की बात करता है और दहशतगर्दी के खिलाफ वो जंग मुतासर हो सकते, खुदा ना खास्ता, कि जो पूरी दुनिया के लिए खतरा है। गुल साहब, वज़ीर आज़म साहब ने बिल्कुल जो है वो जिक्र किया है दुश्मनों का, उन्होंने ये भी कहा है कि दुश्मन जो हैं वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान फले फूले, और दफ्तर खारजा की जानिब से भी एक लंबे अरसे के बाद हमने एक सॉलिड और बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा हमने लिया, ये काबिल तहसीन बात है, लेकिन इससे बढ़ के कुछ करने की जरूरत है। वज़ीर आज़म साहब ने भी जब अपने बयान में बात की तो उनको कैटेगोरिकल इंडिया और रा का नाम देना था। सिर्फ यही नहीं, जैसे रऊफ ताहिर साहब कह रहे हैं कि हमें मुख्तलिफ सतहों पर इस मामले को उठाना होगा ताकि हमारे अंदर जो आग लगी और जो लगा रहे हैं उनको ये वाज़ेह मैसेज चला जाए कि अब उनके लिए कोई जगह यहां पर नहीं है। ये इस पे कोई शक नहीं है। और अब अभी जिस तरह से आपने कहा कि इस पे काम करने की ज़रूरत है, इस पे काम का आगाज़ हो चुका हुआ है। हमने अपने जो दोस्त ममालिक थे उनको भी इस बात से आगाह कर दिया है, बल्कि इंटरनेशनल सतह के ऊपर भी इसके ऊपर हमने जो है वो पूरी दुनिया के लोगों को हम बता रहे हैं कि रॉ का, और बाकायदा जो है वो सबूत जो है वो फ्राहम कर दिएंगे कि इसमें कोई शक नहीं कि बलोचिस्तान हो, कराची का वाक़या हो, इस तरह के कई वाक़यात के अंदर जो है वो उनका हाथ जो है वो इस वक्त पोशीदा जो है वो नहीं रहा। चलें, ये तो हो गया, लेकिन इंटरनली भी देखें ना, उनके जो एजेंट्स हैं उनसे कैसे आप देखिए, इंटरनली जो एजेंट्स हैं यकीनन उनके ऊपर भी जो है वो काम हो रहा है, लेकिन इस वक्त जिस बात की जरूरत है कि वो जो एक खलफशार और इंतशार जो रौ फैलाना चाहता है वो तो हमारा दुश्मन है, वो तो ये करेगा, उसको तो हमें किसी तरीके से रोकना है। लेकिन जो पाकिस्तान के चाहने वाले हैं, जो दोस्त हैं, जो यहां पर सियासत करते हैं, वो तो कम से कम इस तरह की चीज पैदा ना करे कि जिससे कोई इंतशार की फजा जो है वो पैदा हो। सियासत करने का सबको हक है। अभी कंटोनमेंट के इलेक्शन हुए, उसमें तमाम जमातों ने पार्टिसिपेट किया और लोगों ने जो है वो जिसको वो चाहते थे उनको मुंतखब किया। कोई ऐसी बात नहीं है। कंटोनमेंट के इलेक्शन हुए, अभी बल्दियात के इलेक्शन आने वाले हैं, फिर जो है वो कौमी और सूबाई इलेक्शन के आएंगे। तो आप जो है वो अपना जो अपोजिशन का रोल है वो असेंबली के अंदर जो है वो रोल अदा करे। तो बात लेकिन इस तरह की कोई चीज हो कि जिससे आप मुल्क को जो है वो जाम करके रख दे और लोगों को जिससे दुश्वारी हो, इन चीजों से कम जो है वो बचना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, इस पर मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। रऊफ ताहिर साहब, मुझे ये बताइएगा, हम जब बात करते हैं कराची की सूरत हाल की बात करते हैं और हम ये कहते हैं कि इसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो उसमें होना चाहिए। वज़ीर आज़म साहब भी जाते हैं वहाँ पे, आर्मी चीफ भी वहाँ पर जाते हैं, कुछ ऐसे कि किसको वहाँ जाना चाहिए और नहीं जाना चाहिए। चौधरी निसार साहब के हवाले से काफ़ी चहमगोइयाँ की जा रही हैं कि उनका झगड़ा है शायद नवाज शरीफ साहब के साथ, वो नज़र नहीं आए। और आज जैसे उनकी स्टेटमेंट आई है, एक सवाल तो मेरे भी ज़हन में उठा कि आज उन्होंने कहा कि सिंध के वज़ीर आला उनको या किसी भी वज़ीर आला को इस बुनियाद पर नहीं उठाना चाहिए कि वो दहशतगर्दी उस सूबे में हो रही है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब APC बुलवाई जाती है ANP की तरफ से, तो उसमें जो हमारे अपोजिशन लीडर हैं वो ये कहते हैं कि इक़्तिसादी राहदारी जो है वो उसके ऊपर हमें सियासत नहीं करनी चाहिए और हमें जो है वो मिल के चलना चाहिए। बातें ठीक हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी और PMLN दोनों जो है वो एक दूसरे को सपोर्ट करती हुई नजर आती हैं। हमें इस पर आपकी राय क्या है? नहीं, किस मसले पे सपोर्ट करते नजर? ये देखिए, जैसे वज़ीर आला की बात आई है तो मुख्तलिफ पार्टीज की जानिब से ये बात आई है कि वज़ीर आला सिंध को तब्दील कर देना चाहिए, तो उस पर उन्होंने कहा कि उसको जो है वो नहीं तब्दील करना चाहिए इस बुनियाद पे। और इक़्तिसादी राहदारी की जब हम बात करते हैं कि उसमें रूट तब्दील किया जा रहा है, तो उस पर खुर्शीद शाह साहब ये कहते हैं कि नहीं, हुकूमत को हमें सपोर्ट करना चाहिए। नहीं, देखिए, जहाँ तक तो इक़्तिसादी राहदारी का मामला उसामा,
ये सिर्फ एग्जांपल्स दे रहा हूं, और भी बातें हैं। हाँ, इस पे तो मेरा ख्याल है कि इसका खैर मकदम करना चाहिए, और तामीरी अपोजिशन का यही काम होता है कि वो अल्लाह वास्ते की मुखालफत नहीं करती। अल्लाह वास्ते की मुखालफत मुहावरतन, वैसे तो अल्लाह के वास्ते ही मुखालफत भी करनी चाहिए, अल्लाह के वास्ते ही मोहब्बत भी करनी चाहिए और फासला भी रखना चाहिए। तो बाकी जहां तक जी चौधरी निसार साहब के बारे में तो आप खुश हो वो बोले तो हैं यार, नहीं बहुत खुशी की बात है, बहुत ये तनकीद नहीं है। नहीं बात करें, चौधरी निसार साहब जो है हमारे में, उनका बड़ा एहतराम करता हूँ, बड़े ईमानदार, दयानतदार और बड़े आउटस्पोकन किस्म के लीडर। इसीलिए कहते हैं कि मुझे कह लेने दीजिए, इसीलिए कहते हैं कि उनका झगड़ा रहता है नवाज शरीफ साहब से, क्योंकि उन्हीं को जरूरत होती है बात करने की। नहीं, ये मुझे जद्दा में जब मैं एक अखबार में काम करता था और मियाँ साहब सूर पैलेस में रहते थे, तो मुझे वहाँ जाने का मौका मिलता रहता था। फिर मैं यहाँ आया तो मुझे बाद ऐसी मीटिंग्स कदरे दूर से सही देखने का मौका मिला कि जहाँ मियाँ साहब जो है वो चाहते हैं कि लोग दूसरा नजर भी पेश करें, और चौधरी निसार से तो उनकी बड़ी यारी है। अब चौधरी निसार साहब का मामला बस बड़ा दिलचस्प है, इसका आपके सवाल से कोई ताल्लुक नहीं है कि अचानक वो बिल्कुल नाराज हो जाते हैं और तवील अरसे के लिए गायब हो जाते हैं, और उसके बाद आप देखें कि कितने अहम इजलास होते रहे पिछले दिनों, वो गायब थे। और उसके बाद फिर अब आए, यानी जब चीनी सदर आए हुए थे तो उन्होंने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब किया, तो उसमें वो तशरीफ लाए, नजर नहीं आए इस्तकबाली और बाकी मामलात में। पार्लियामेंट तशरीफ लाए, उसमें पंजाबी का मुहावरा ना, यानी वट्टे कुट्टेजर है से जरा, और मियाँ साहब से भी बाकी लोग हाँ लिए दिए रहे, देखे उसामा माशाल्लाह आप, अच्छा तो लिए दिए रहे, पंजाबी वट्टे कुट्टे रहे। तो अभी कराची भी वो नहीं गए, अभी इस वाक़े के बाद वो उन्होंने कहा कि वो डॉक्टरों ने ये कहा था कि अभी आपको सफर नहीं करना, तबीयत नासाज थी। तो बहरहाल आज वो बोले हैं, और हमारे बाज़ दोस्तों का ये ख्याल था कि शायद वो पीटीआई की तरफ किसी इजहार मोहब्बत का इजहार करें। पुरानी बात है ये तो धरने वाली बात कर रहे हैं आप, दूर चले जाएंगे हम। जब वो एचएसएन कॉलेज में पढ़ते थे, क्लास फेलो थे, क्लास फेलो थे, और वो एचएसएन कॉलेज की टीम के कप्तान थे। आज भी के दोस्त मेरे रहे, आज भी वो उनके जाते दोस्तों में शुमार होते हैं। तो कुछ लोगों का ख्याल था कि शायद वो कुछ पीटीआई की तरफ रुझान का इजहार करेंगे, लेकिन उन्होंने पीटीआई पे थोड़ी तनकीद ही की, उसकी तरफ आज तो बहुत तनकीद की उस पे, आज बहुत तनकीद की। बाकी देखिए जहां तक वजीर आला का ताल्लुक है ना, मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा 2-3 बार उन्हें थपकी वपकी दी है कि यार तुम इस जंग के और इस मार के कप्तान तुम ही हो, लेकिन मेरा ख्याल है वो खुद भी अब तो मानते हैं कुछ उनके उम्र के मसाइल है, कुछ वो कुव्वत फैसला के मामला है। आपसे प्रोग्राम रखेंगे, उसमें हम ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि वज़ीर आला सिंध बदले क्यों नहीं जा रहे, क्या मजीद मसाइल पैदा होंगे, पीपल्स पार्टी के धड़ेबंदियां और वो सारा कुछ बदले जा रहे, गवर्नर क्यों नहीं बदले जा रहे, इस पर एक अलग से प्रोग्राम। परवेज रशीद साहब के हवाले से आप क्या कहेंगे, और उसके साथ साथ जो निसार साहब की हमने बात की है इस पर भी कमेंट कीजिएगा। परवेज रशीद साहब के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? अभी जो परवेज रशीद साहब के बारे में हम बात कर रहे हैं, उनका जो बयान आया कल का, उसके पहले हवाले से हमें बताइए कि जो उन्होंने कहा कि ये नाच गाना है, और उस पर रिस्पॉन्स दिया एजाज चौधरी साहब ने। मेरी तो ख्वाहिश थी कि एजाज चौधरी साहब दोबारा आते तो हम उससे उस पर जो है वो रहते। जी प्लीज़। देखिए, जहाँ तक परवेज रशीद साहब के इस बयान का ताल्लुक है कि जो मुल्तान के अंदर जिस तरह से ढोल धमाके के साथ जो है वो जो कुछ प्रोग्राम उनका हुआ, और कराची के अंदर इतना बड़ा जो सानिया हुआ, तो मैं समझता हूँ कि ये तो बात उनकी किसी हद तक ठीक है कि इस तरह के प्रोग्राम इस ऐसे वक्त में जचते नहीं हैं। जिस तरह से इमरान खान साहब ने काम तो ठीक किया था कि शादी की, लेकिन जो है वहाँ पर एक खातून जब वो गए वहाँ पर स्कूल के अंदर, पेशावर के अंदर, तो वो खातून ने ये सवाल किया रो कर कि हमारे बच्चे जो हैं वो अभी तो उनका लहू भी जो गिरा था वो भी खुश्क नहीं हुआ, और ख़ान साहब ने जो है वो शादी रचा ली। तो ये हमारे मुआशरती तौर के ऊपर इन चीज़ों को जो है वो देखा जाता है कि जब गम की सूरत हो तो आपको उस तरह का रिएक्ट करना चाहिए, और अगर खुशी का मौका हो तो फिर उस तरह से करना चाहिए। अच्छा, मुझे बताइए, जो निसार साहब जो है वो इतना लंबा जो उनका गैप आता है, क्या वाकई इख्तलाफात हैं? आप तो ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे। देखिए, चूँकि जो बड़ी पार्टी होती हैं उनमें एक इख्तलाफ राय किसी बात के ऊपर भी यकीनन जो है वो हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि खुदा न खास्ता उनका पार्टी के साथ जो है। लेकिन देखें ना, इतने अहम मसाइल, इतने अहम इवेंट्स जो हैं वो गुजर गए, जिसके अंदर अभी रऊफ ताहिर साहब ने भी जिक्र किया, तो ये जेब नहीं देता उनका जो उनकी पोस्ट है
उसकी ये मेरा ख्याल है, मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि उनकी ये ज़रूरत है कि उनको इन तमाम मामलात के अंदर जो है वो लूप में रहना चाहिए। जैसे कराची का वाक़या हुआ, कराची जाना चाहिए था। उससे पहले जब चीन की इन्वेस्टमेंट के लिए जहाँ पर चीनी सदर आए, जब आप भी उसके बारे में बात करते हुए ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के धरने की वजह से 1 साल जो है वो इतना हमने उसको मशहद के अंदर इतना उसमें खराबी आई, तो फिर अब जब वो आए तो उसके अंदर वज़ीर दाखिला साहब भी जो ना हो, मेरा ख्याल है ये सवाल तो आपका वज़ीर दाखिला साहब से बनता है। आपके हैं वजूहात की, नहीं वो तो आपके वज़ीर दाखिला है ना, आपकी पार्टी के हैं। ऐसे ना करें, अब ऐसे ना करें, आप पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं पार्टी को मैं जरूर करता हूं, लेकिन जो उनकी जो जिम्मेदारियां हैं वो अपनी जिम्मेदारियां ऐसे तरीके से वो निभा रहे हैं। अच्छा, आप चलें, आप ठीक है जी, बिल्कुल आप निभा रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा रऊफ ताहिर साहब कि अब जो कराची की सूरत हाल है, अब क्योंकि जाना है उस पर क्लोजिंग की तरफ भी जाना है, तो क्या हल क्या है इन सारे मसाइल का, क्या सजेस्ट करेंगे आप? नहीं, हल ये है जी कि जिस तरह हमारा दावा है ऑपरेशन करने वालों, बिल्कुल आपसे राय लेता हूं। इजाज चौधरी साहब लाइन पे आ गए हैं। जी इजाज चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, दोबारा से रब्ता हुआ आपसे। जब हम आपसे बात कर रहे थे और आपने ये परवेज रशीद साहब के बयान के हवाले से बात की और आर्मी चीफ के हवाले से बात की, शायद आवाज अब तक नहीं पहुंच पा रही थी। रऊफ ताहिर साहब हमें ये बता रहे थे, कह रहे थे आपसे कि जब धरने आपने दिए, जब एम्पायर की उंगली की तरफ आपने इशारा किया, तो क्या वो जायज था, वो ठीक था? असल में रऊफ ताहिर साहब मेरे तहरीक इंसाफ से नाराज, इसलिए मैं तो उनकी किसी बात का जवाब नहीं देता। मुझे मालूम है कि वो धरना था, उसकी क्या कदर कीमत थी और उसने मुल्क के ऊपर क्या सियासी गहरे असरात मुरतब किए हैं। और जो मैंने अर्ज किया कि अगर वजीर आजम वाकतन पूरी यानी आईनी कुव्वत रखता हो तो फिर तकसीम कार है सियासी मैदान की और अस्करी मैदान की, उसकी तरफ इशारा कर रहा था। अगर उनको कोई परवेज रशीद साहब पे मेरा तबसरा नागवार गुजरा तो मैं माजरत कर लेता हूँ। नहीं, आर्मी के हवाले से बात कर रहे थे, परवेज रशीद साहब के हवाले से उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। आर्मी की जब आपने बात की थी कि आर्मी चीफ को नहीं जाना चाहिए था कराची, तो इस पे कहना था कि बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं कि उनको कराची नहीं जाना चाहिए था, आपको भी धरने के दिनों में एम्पायर की उंगली की बात नहीं करनी चाहिए थी। मतलब ये तो अब मसला ये है ना, आप ना मुझे जानते हैं ना रऊफ ताहिर साहब को, हमारे ताल्लुकात को जानते हैं, इसलिए मैं इस पर नहीं करना चाहता लंबी बात कि जी उनकी किस बात पे मैं, यानी एम्पायर की उंगली का यहाँ कहां से आ गया, तो क्या मतलब है एम्पायर की उंगली का? बात तो मैं कर रहा हूँ कि अगर वजीर आजम के पास पूरे आईनी और सियासी इख्तियारात हों तो सियासी मैदान अलग है, अस्करी मैदान अलग है। तो मैं तो उसकी तरफ बात कर रहा था, यहाँ एम्पायर की उंगली का तस्करा ही कोई नहीं था। और कौन सा सियासतदान कह सकता और कौन सा सरकारी नहीं, वो आप कौन से इख्तियार के तहत उनके इख्तियार को मानते हुए वहां उनके पास गए थे? किसको भाई, कौन, मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान में आर्मी चीफ से मिलना कोई यानी कोई ऐसा फेल है कि जो पहले कभी नहीं हुआ माजी में? लोग तो छुप के मिलते रहे हैं, हम तो आलेलान मिले थे। उस वक्त आपने तो सियासी मैदान लगाया था ना, कोई अस्करी मशवरा तो करने आप नहीं गए थे, सियासी मैदान लगा हुआ था, सियासी बात हो रही थी। तो मेरा सवाल आपसे यह है कि जब आप कहते हैं कि आईनी जिम्मेदारी कुछ और है, अस्करी जिम्मेदारी कुछ और है, साहब तो एमपीए वहीद गुल साहब मुखातिब हैं आपसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। मेरा ख्याल है आपको मालूम है कि हम यानी अपने उस इनिशिएटिव पे नहीं गए थे, आर्मी चीफ ने ये बात कही थी कि वो मिलना चाहते हैं। और मेरा ख्याल है कि इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। अगर पाकिस्तान के आर्मी चीफ किसी सियासतदान से मिलना चाहे और इसकी ख्वाहिश का इजहार करे तो मिलना चाहिए, इसमें क्या बुराई? तो फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की कराची जाने में, अयादत करने में क्या बुराई है? मैंने तो बुराई नहीं कहा, मैंने तो तकसीम कार आपको बताई है, आप इससे इत्तेफाक नहीं भी कर सकते। मेरा ख्याल यह है कि चूंकि पाकिस्तान के अंदर फौजी हुकूमतें और फौजी हुक्मरान बहुत ज्यादा रहे हैं, इसलिए कोई इसमें फर्क लगता नहीं है। मैं आपने कहा ना, उन्होंने श्रीलंका का दौरा मुलतवी कर दिया और वो वहां तशरीफ ले गए, अच्छी बात है। मैं समझता हूँ जितनी सेंसिटिविटी है, अगर वो चले गए तो अच्छी बात है। लेकिन मैंने कहा कि अगर वजीर आजम जा रहे थे तो वो अपना श्रीलंका का दौरा यानी पूरा भी कर सकते थे, मेरी राय है। इसमें कोई
ऐसी यानी बात तो नहीं है कि जिसके ऊपर यानी एतराज किया जा सके। जी चौधरी साहब, चौधरी निसार साहब ने भी आज काफी तनकीद की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम लिए बगैर, और आपको जो है वो फैन पेज कहा और फैन जो है वो उसके हवाले से बात की है, इस पे क्या कहेंगे आप? मेरा ख्याल है कि ये तो जी सियासत है, लोग उन्हें नोनी पा कहते हैं तो मैं क्या कह सकता हूँ। मैं भी यानी सुनता रहा हूँ उनकी इस बात को, यानी अगर मैं देखिए एजाज चौधरी साहब, आप सियासत के अंदर एक गलत रवायत को जन्म दे रहे हैं। जिस तरह से आप नाम ले लेके पुकार रहे हैं, मेरा ख्याल है कि ये बात जो है वो ज्यादा जेब नहीं देती। नहीं, मैं आपसे अर्ज करता हूँ, उनको जेब देती है। वो क्या नाच गाना कर रहे थे, उसे जेब देती है? रिएक्शन दे रहे हैं वो, उन्होंने नाम लिया तो वो रिएक्शन दे रहे हैं। वो तो उन्होंने वो उसके ऊपर रिएक्ट किया ना कि आपका बनता तो ये था कि आज आपका एतराज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ऊपर है कि वो इयादत करने के लिए नहीं गया, और सियासी क़यादत जो है वो यहां पर मुल्तान में जलसा करने के लिए तो जा सकती है आपकी, लेकिन जो है वो उनकी इयादत करने के लिए वहां पर नहीं पहुंच सकती। और आप कह रहे हैं कि एक प्रोग्राम के तहत वो जाएंगे, जो जाता है उसके ऊपर भी को एतराज है, और आपको अपने पार्टी के हद के ऊपर जो है वो उस फेल के ऊपर आप कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक है। तो फिर ये आप फर्क आप खुद देख लें। मेरा ख्याल है कि कोई इसमें यानी ऐसी हैरत की बात क्या है जो मैंने आपसे अर्ज कर दी है। मैंने तो इतनी बात भी कही, आप जिससे नाराज हो गए कि जनाब वजीर आजम अगर पूरी तरह इख्तियारात रखते हुए हो तो एपेक्स कमेटियां ना। साहब वक्त खत्म हो रहा है प्रोग्राम का, मैं आपसे वन लाइनर चाहता हूं, कराची के अमन के हवाले से क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास हुकूमत होगी सूबाई और वफाकी, तो इंशाअल्लाह ताला हमारे पास मंसूबा मौजूद है अमन कायम करने का। आप एपेक्स कमेटी खत्म कर देंगे? मेरा ख्याल है हम सियासी फैसले करेंगे, और जो वहां पर इंतजामिया और पुलिस का एक सियासी किरदार है उसको खत्म कर दें। इजाज़त साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया आज के प्रोग्राम में। रऊफ ताहिर साहब क्या कहेंगे आपके? सिर्फ ये कह देना कि हम इस तरह से कर देंगे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, चाहे वो पीएमएल है, एएनपी है, क्लोजिंग है, मुझे जाना है गवर्नमेंट मौजूद है, वहां करके दिखा दें। उन्होंने जवाब दिया उसका, वो कह रहे हैं कि जब विफाकी और सूबाई हुकूमतें हमारे पास होंगी तो हम हमारे पास एजेंडा उसका मौजूद है। वो जवाब इसका उसके अंदर दे चुके हैं। क्या कहेंगे रऊफ ताहिर साहब? क्या जी, जब आप बात करते हैं अमन की और आप ये कहते हैं कि हमारे पास एजेंडा मौजूद है और हम खत्म कर देंगे, और कोई जैसे शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं 6 माह में बिजली खत्म कर दूंगा, कोई एजेंडा नहीं था, दिखाया नहीं है, बाद में उस पर आके उनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, नहीं खत्म कर सके। अभी जैसे इन्होंने ये बात कर दी है कि जब हमारे पास हुकूमत होगी, कल को उनके पास हुकूमत आती है सूबाई और विफाकी, तो इनको पता चलेगा कि हुकूमत के अंदर क्या मसाइल और क्या चीजें हैं, फिर आगे वो इस तरह की स्टेटमेंट्स को भी जस्टिफाई करेंगे। अब ये सिर्फ दावे नारे वादे रह गए हैं। एक टेस्ट तो इनका केपीके में हो रहा है ना जी, और ये ठीक है कुछ मामला ऐसे हैं जो विफाक और सूबे को मिलकर करने होते हैं, लेकिन 18वीं तरमीम के बाद तो आप सूबे इतने ताकतवर हैं, और आपको मालूम है कि खुद पिछले 2-3 महीने से रोज कोई ना कोई ग्रुप जो है सुबह सरहद के सरकारी मुलाजमीन का किसी शोबे से किसी शोबे से किसी शोबे से वो आके बनी काला में इमरान खान साहब के घर के सामने धरना दे रहे हैं कि जी हमारे मसाइल हल करें, मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। तो इसलिए यह है कि जो मसाइल सूबाई हुकूमत हल कर सकती है वो तो हल करे ना। ये गुल साहब कराची के अमन के लिए वन लाइनर क्या कहेंगे? कराची के अमन के लिए मैं समझता हूं कि जो इकदामात इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में उठाए जा रहे हैं और जिनका रिजल्ट निकलना शुरू भी हो गया है, चाहे जाके ये वाकया रोनमा हुआ है, लेकिन जो बत्ताखोरी है और दूसरे वहाँ पर जो जराइम और क्राइम है उनमें खातर खा जो है वो कमी जो है वो आई है, लेकिन इससे ज़्यादा अभी करने की ज़रूरत है कि तमाम बहुत शुक्रिया तशरीफ लाए आज के प्रोग्राम में। आज के प्रोग्राम से इतना ही, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। फेसबुक पे उसामा तैयब के नाम से पेज मौजूद है, उस पर अपना फीडबैक दे सकते हैं। उसामा तैयब के नाम से एक हमारे ट्विटर पर अकाउंट मौजूद है और उस पर आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। आज के प्रोग्राम के हवाले से मैं आपको बताऊं कि कराची की जहां पर बात की सूरत हाल है, जिस तरह से गुल साहब ने आते ही कहा था कि एक पेज पर मौजूद हैं, ये कहना या आइडेंटिफाई करना तो मुश्किल है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और हमारी अस्करी जो क़यादत है वो एक पेज पर मौजूद है या नहीं, लेकिन कराची के और पूरे पाकिस्तान के अमन के लिए हमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, सियासी अस्करी क़यादत को एक पेज पर होना होगा, तभी हमारे मुल्क के अंदर अमन और दहशतगर्दी की जंग का खात्मा होगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।